हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सौरभ प्रसाद और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि हमारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और वो वन वर्ड्स मैं आपको बताऊंगा जो कि एग्ज़ाम में लास्ट जितने भी साल 4-5 साल में पूछे गए हैं और आगे आने के चांसेस हैं। और ये सिर्फ 11th या 12th क्लास की ही बात नहीं है, ये आपका जब भी ग्रामर से हम लोग लैंग्वेज से बीए करते हैं तो उसमें भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, CHSL हो गया, MTS हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, तो इनमें भी पूछे जाते हैं। तो वो बच्चे जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या आगे करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, वन बाय वन मैं आपको समझा रहा हूँ किस तरह से स्टेटमेंट होगा और उसका वन वर्ड क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक को क्या बोलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते रहे हैं बचपन से ही, कई शब्दों के लिए एक शब्द, ऐसे ही आ गया कि एक बच्चा जिसके माँ बाप की डेथ हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है, वो रहे नहीं है, तो उस बच्चे को हम लोग अनाथ कहते हैं। अब इसी बात को इंग्लिश में पूछ लिया जाता है, तो जैसे हम हिंदी में उस चीज़ को जानते हैं, उसी चीज़ को थोड़ा इंग्लिश में समझना पड़ेगा। ठीक, रटना नहीं है, बस वर्ड्स को इक्वल कर देना है। जैसे जो ऑर्फन में अनाथ होता है, तो ऑर्फन ही जो वर्ड है वो अनाथ है, बस। यानी जो जिस बच्चे के पेरेंट्स नहीं हैं उसको ऑर्फन बोलेंगे। क्लियर? तो इसी तरह से मैं आपको कुछ स्टेटमेंट लिखता हूँ, उनका वन वर्ड बताता हूँ, और ये इम्पॉर्टेंट है आपका जितने भी क्लासेस हैं, जैसे लाइक फर्स्ट ईयर हो गया, 12th हो गया, ओके, और एसएससी में भी ये पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यही लिख देता हूँ मैं, a child whose parents are dead। ओके, अब इसको समझिए। देखिए, a child यानी एक बच्चा, whose parents जिसके माता पिता are dead मृत हैं, मर चुके हैं, तो उसको हम लोग ऑर्फन कहते हैं, ऑर्फन। ओके, हिंदी में इसको अनाथ कहते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, कई बार पूछे गए हैं, तो वो मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। तो इसको याद कैसे करेंगे, बस रीड कर लिया, अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स, तो पेरेंट्स याद रखेंगे, पेरेंट्स आर डेड, मम्मी पापा की डेथ हो चुकी है। वो बच्चा क्या है, हिंदी में तो हम सब जानते हैं अनाथ होता है, लेकिन उसी चीज़ को इंग्लिश में रीड कर लेना है, ऑर्फन। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट, अ मैन हुज वाइफ इज डेड। ओके, एक आदमी जिसकी पत्नी मृत है, पत्नी की मौत हो चुकी है, उसको क्या बोलेंगे, तो हम लोग हिंदी में खूब सुने होंगे, विधुर कहते हैं, है ना। तो वही इंग्लिश में आपको लिख देना है, विडोवर। ओके, विडोवर यानी विधुर। तो एक ऐसा इंसान जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, उसको क्या बोलेंगे, विडोवर। ओके, इसी तरह से, इसी से रिलेटेड है, अ वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड। ओके, अ वुमेन एक महिला, एक औरत जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है, उस महिला को विधवा कहा जाता है, और विधवा को इंग्लिश में विडो कहते हैं। ठीक, तो बस यही आपको याद रखना है, विडो। विडो को हिंदी में विधवा कहते हैं और इंग्लिश में विडो। ओके, तो ये 3 स्टेटमेंट हो गए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, इनको आप याद कर लीजिएगा। ओके, बोर्ड एग्ज़ाम में 100% ये आते हैं। अभी फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, तो फोर्थ स्टेटमेंट एक ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लाइफ स्टोरी
ओके, यहाँ पे द लाइफ स्टोरी करके आता है, द लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ। लाइफ स्टोरी इट मीन्स जीवन की कहानी किसी व्यक्ति की, किसी पर्सन की, रिटन बाय हिमसेल्फ, उसने स्वयं लिखी हो, मेल कैटेगरी के लिए हिमसेल्फ, फीमेल कैटेगरी के लिए हरसेल्फ, उसने खुद लिखी हो, तो हम लोग हिंदी में उसको आत्मकथा कहते हैं, आत्मकथा। और बहुत सुना होगा, अपनी ज़िंदगी की कहानी लिखी तो उसको आत्मकथा कह दिया, ठीक है। तो इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी, ओके, इसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, ओके, ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा, ठीक। बहुत सी हिंदी में ऐसी आत्मकथाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद में जैसे कि एक एन फ्रैंक का आप लोगों ने नाम सुना होगा, 10th स्टैंडर्ड में स्टोरी भी है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। तो द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के नाम से फेमस भी है। एन फ्रैंक जर्मनी की थी, वो हिटलर वाली कहानी पूरी उसमें उन्होंने बताई है। छोटी सी बच्ची थी, 15-16 साल की, तो बेचारे ज़्यूस जो यहूदी लोग होते हैं तो वो ज़्यूस कैटेगरी में आती थी, और हिटलर क्रिश्चियन। तो हिटलर क्या था, एक तरह का डिक्टेटर था। तो उसने क्या किया कि जर्मनी में ज़्यूस लोगों का रहना मुश्किल कर दिया था, क्योंकि हिटलर को लगता था कि जो एज ए क्रिश्चियन उसे लगता था कि जो जीसस क्राइस्ट थे, यानी ईसा मसीह, तो उनकी जो डेथ हुई थी उसका रीज़न क्या था, ज़्यूस लोगों की वजह से, ऐसा उसको लगता था। और वो ज़्यूस लोगों से नफ़रत करता था। तो वो छोटी सी बच्ची बेचारी, उसको तो सोसाइटी की समझ भी नहीं थी कि कितना ज़्यादा ये सब हो रहा है यहाँ पे। एक तरह से कहा जाए तो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, जैसे अपने इंडिया में भी रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, और हिटलर की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। कंसंट्रेशन कैंप बोलते थे उसको, उन जगहों पर बंद कर देते थे ये दूसरे रिलीजन के लोगों को। इसी वजह से अल्बर्ट आइंस्टीन, जो हमारे बहुत ही फेमस साइंटिस्ट रहे हैं, उनको भी जर्मनी छोड़नी पड़ी थी। खैर वो एक अलग बात हो गई, आप लोग इसे SST में स्टडी करेंगे, आपका 10th स्टैंडर्ड में पूरा टॉपिक भी है। तो वही ऑटोबायोग्राफी से याद आ गया कि एन फ्रैंक छोटी सी बच्ची थी, उसने अपनी पूरी जो भी उसने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया वो सारी चीज़ें उस डायरी में नोट की थी। बाद में उसके फादर जो ऑटो फ्रैंक थे उन्होंने उसको पब्लिश भी कराया था, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के नाम से। तो वो ऑटोबायोग्राफी थी, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, अब यहाँ पे ये हटा देते हैं हरसेल्फ, ओके। तो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से हो जाएगा, द लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन written by someone else। अब someone else का मतलब होता कोई और, किसी और ने उस कहानी को लिखा हो, किसी की ज़िंदगी की कहानी है और राइटर कोई और है उसका। तो ऐसी स्टोरीज़ को, ऐसी कहानियों को हम लोग बायोग्राफी कहते हैं, ओके, बायोग्राफी। इसको हिंदी में जीवनी कहते हैं, जीवनी, और ये आत्मकथा। तो 5 हो गए टोटल, अभी और भी लिखाता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आपको 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस बताऊंगा, ओके, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आपको बहुत सारे हैं, ठीक है, वो सब 1 बाय 1 बताऊंगा। एक ओमनी वर्ड होता है, ओमनी वर्ड आ जाए तो उसका हिंदी मीनिंग होता है जैसे सब कुछ, ठीक है, जैसे ओमनीवोरस मतलब सर्वाहारी, कार्निवोरस मांसाहारी, हर्बीवोरस जो शाक सब्जी खाता है। हम लोग वेजिटेरियन बोलते हैं, वेजिटेरियन भी है, वेजिटेबल्स के लिए हो गया, बट हर्बीवोरस जो हर्ब्स जैसे प्लांट लीव्स हो गई, जितने पौधे होते हैं उनकी पत्तियाँ, तो उसको हर्बीवोरस, वो भी मैं लिखा देता हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिमिस्ट है,
आशावादी, पैसिमिस्ट निराशावादी, ग्लटन भुक्खड़ जो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं। ओके, इस तरह से ये भी पूछे जाते हैं, तो मैं आपको सब बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट हमारा जो स्टेटमेंट है, तो ऑप्टिमिस्ट वाला ही बता देता हूँ आपको। 6 नंबर, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। ये स्टेटमेंट इसके लिए आता है, बिल्कुल इसी तरह से स्टेटमेंट आता है, तो स्टेटमेंट को समझ लीजिएगा। ओके, तो ये स्टेटमेंट है, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। कैसा व्यक्ति जो कि जो चीज़ें होती हैं जीवन में, कई घटनाएं होती हैं, उनकी ब्राइट साइड को देखता है, यानी पॉजिटिव एटीट्यूड उसका होता है, सकारात्मक रवैया होता है, ऐसे इंसान को हम लोग ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। हिंदी में इसे आशावादी कहते हैं, यानी ये बहुत ही ज़्यादा होपफुल होता है, उम्मीद से भरा हुआ होता है। तो ऐसे लोग सोसाइटी के लिए अच्छे भी होते हैं, ऑप्टिमिस्ट। कुछ लोग होते हैं ना खुद ऑप्टिमिस्ट हैं और ना ही दूसरे को ऑप्टिमिस्ट बनने देते हैं, वो दूसरे को भी डिस्करेज करते रहेंगे। किसी को भी डिस्करेज नहीं करना चाहिए। ओके, ठीक, नेक्स्ट। और इसी का अपोजिट हो गया निराशावादी, वही डिस्करेज करते हैं, खुद भी होते हैं, दूसरे को भी करते हैं। तो वन हु लुक्स एट द डार्क साइड, ओके, डार्क साइड ऑफ थिंग्स। अब थिंग्स का मतलब वस्तुएं, घटनाएं, कोई भी आइडिया, कोई बात हो गई, तो उसको डार्क साइड ज़्यादा फेवर करता है। वो उसको लगता है कि नहीं, निगेटिव पॉइंट ज़्यादा देखता है और उसके अंदर निगेटिविटी भरी भी रहती है, और इस वजह से वो पॉजिटिव थिंकिंग उसके अंदर आती भी नहीं। तो ऐसे लोगों को पैसिमिस्ट कहा जाता है। पैसिमिस्ट, हिंदी में इसको निराशावादी कहते हैं। ठीक है, निराशा, तो खुद भी निराश हैं और दूसरे को भी निराश कर रहे हैं, पैसिमिस्ट। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं दोनों, बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। ठीक, अभी इसके बाद में 1 नंबर देखिए। तो बहुत ही पेशेंस के साथ बस आप मेरा वीडियो देख लीजिए और सुन लीजिए, लिखना भी नहीं पड़ेगा। इतना ये नहीं कि बहुत स्पीड में बोलते जा रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, ऐसा नहीं, एकदम पेशेंस के साथ वो आवाज़ जो है ना कानों में बिल्कुल अच्छे से उतर जाती है। ठीक, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपनी बात को बहुत ही क्लियरली, बहुत ही अच्छे से समझाऊँ, तो किसी चीज़ में जल्दबाजी नहीं रहती है। ठीक है, तो आराम से पेशेंस के साथ देखिए और समझिए। और आप अगर ये 15 मिनट्स का वीडियो होता है, तो 15 मिनट्स में अगर आपको 10 और 15 वन वर्ड याद हो जाते तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए यार। बच्चे दिन भर रटते रहते हैं, उनको याद ही नहीं होता है। तो रटना नहीं है, समझना है, सुनना है, कंसंट्रेशन आपका अच्छा होना चाहिए। ओके, ठीक, तो नेक्स्ट 8 नंबर, थीस्ट अथीस्ट वाला भी बता देता हूँ, वो भी पूछा जाता है। ओके, अ पर्सन who believes in God। ओके, इस तरह से स्टेटमेंट आएगा, believes in God। एक व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको थीस्ट कहते हैं, आस्तिक। ओके, तो क्या कहते हैं, थीस्ट। अब थीस्ट की स्पेलिंग वैसे इस बार तो ऑप्शन दिए जाएंगे, अदरवाइज लिखना होता था तो लिखने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी, बच्चे THIEST कर देते थे। नहीं, ऐसा नहीं है, THEIST। ओके, थीस्ट, आस्तिक। ओके, पर्सन कोई भी व्यक्ति जो बिलीव करता है, विश्वास करता है ईश्वर के ऊपर, उसको बोलते हैं आस्तिक। इसी का अपोजिट नास्तिक, जो बिलीव नहीं करता। ओके, वन हु, ऐसे भी आ जाता है, वन हु डजंट बिलीव इन गॉड, जो ईश्वर पे विश्वास नहीं करता उसको अथिस्ट बोलते हैं। ओके, अथिस्ट, हिंदी में नास्तिक।
आस्तिक नास्तिक का इंडिया में बहुत ज़्यादा लगा रहता है कि तुम यार नास्तिक हो। तो इसके पीछे लोग झगड़ा कर लेते हैं, आपस में लड़ने लगेंगे। अरे क्या ज़रूरत है, कोई मानता है कोई नहीं मानता है, आपस में लड़ने से क्या मिलेगा। अच्छी सोसाइटी बनानी है तो आपस में एक दूसरे को समझो, मैच्योरिटी होनी चाहिए। क्योंकि डिफरेंट, अगर गॉड की बात की जाए तो ऑल ओवर वर्ल्ड आप देखेंगे हर रिलीजन में अलग अलग गॉड हैं। तो क्या करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे, ज़िंदगी गुजर जाएगी, यही नहीं तय कर पाओगे किसको माने। जिसके बारे में सुनोगे वो कहेगा नहीं है मेरे भगवान अच्छे हैं, मेरे गॉड अच्छे हैं, तो आप फंस जाओगे पूरा। ये एक तरह की पॉलिटिक्स होती है, ठीक है, उसे कहना नहीं चाहिए, ये सच में एक पॉलिटिक्स होती है। तो आपस में इस बात पे कभी नहीं लड़ना चाहिए कि तुम नास्तिक हो, तुम किसी को नहीं मानते, बल्कि हमें उसको कुछ अच्छा नॉलेज देना चाहिए, अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए, एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, एजुकेशन को प्रायोरिटी दीजिए। हम एक अच्छी सोसाइटी बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और इन चीज़ों को लेकर के मैं आस्तिक हूँ तुम नास्तिक हो, ऐसा वैसा, कुछ नहीं होने वाला। क्या मिलेगा इससे बताओ। वही एजुकेशन को प्रायोरिटी देंगे, पढ़ लिख के आगे जाएंगे, एक अच्छी सोसाइटी बनाएंगे, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक, इससे ज़्यादा हम लोग बात करें अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। उसने बहुत ही, मतलब उसने नहीं कहना चाहिए, वो एक महान व्यक्ति थे। उन्होंने क्या किया आपको खुद ही पता है, उनका बहुत ज़्यादा नाम है। E=mc², उनका फार्मूला जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है फिजिक्स में, है ना। ठीक, अच्छा नेक्स्ट, ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद में एक इंसॉल्वेंट पूछा जाता है, वो भी बता देता हूँ आपको। वन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स। डेब्ट्स का मतलब कर्ज होता है। अब ये दो तरह की बातें हो गई, ठीक है। एक तो डेब्ट होता है कर्ज आपने किसी पर्सन से लिया, ठीक है, डेब्ट्स यानी कर्ज, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे हटा देता हूँ, बस इतना रखता हूँ, कर्ज आपने किसी पर्सन से लिया। तो ऑप्शन में अगर आपको इंसॉल्वेंट मिले, ठीक है, इंसॉल्वेंट, तो इस पे टिक कर दीजिएगा अगर दिया गया हो, ठीक। दिवालिया बोलते हैं इसको, जो कर्ज चुकाने में असमर्थ होता है, ठीक है। और वही बैंक से लोन लिया, पता चला बैंक से लिया आपने, क्या लिया, लोन लिया, ओके। अब वो नहीं चुका पा रहे हैं तो उसके लिए वर्ड आता है बैंकक्रप्ट, ठीक है, बैंकक्रप्ट। मीनिंग दोनों का इक्वल ही रहेगा, दिवालिया, ठीक। तो ऑप्शन में अगर बैंकक्रप्ट आ जाए तो बैंकक्रप्ट टिक कीजिए, इंसॉल्वेंट आ जाए तो इंसॉल्वेंट टिक कर दीजिए, ओके। दोनों तो एक साथ नहीं होने चाहिए, ऐसा फिलहाल तो मैंने कभी नहीं देखा है, ठीक, क्योंकि स्टेटमेंट से क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कर्ज लिया कहाँ से है ना। तो वन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, जो अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ है, इंसॉल्वेंट या बैंकक्रप्ट, दो में से कोई भी कर देंगे, सही हो जाएगा, ओके। तो टोटल हमारे 10 वन वर्ड हो गए, अभी और भी हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उन्हें स्टडी करेंगे। किलिंग्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, कुछ किलिंग्स होती हैं, अभी ओरल सुन लीजिए ऐसे ही बस। जैसे एक रेजिसाइड पूछा जाता है, रेजिसाइड राजा की हत्या, चलिए मैं लिख के बता देता हूँ, ठीक है, राजा की हत्या ये पूछा जाता है, रेजिसाइड। कई बार एग्जाम में आ भी चुका है इस बार, रेजिसाइड। तो ये साइड वर्ड लग जाने से, CIDE, साइड इज इक्वल टू हत्या, ठीक है, तो ये किलिंग हो जाएगा, ठीक। तो जैसे किसी भी वर्ड में साइड लगाओ लास्ट में तो समझ लीजिए वो कोई हत्या की बात हो रही है, ठीक है। ऑप्शन तो इस बार दिए जाएंगे तो रीड करके आइडिया लगा लेंगे। तो रेजिसाइड जो वर्ड होता है ये आपका 11 नंबर हो गया, ठीक है। तो इसमें लिख देंगे मर्डर ऑफ ए किंग, इट मीन्स राजा की हत्या, ठीक है। तो ये हो गई किलिंग्स, हत्याएं। तो किलिंग्स के आगे साइड ज़रूर लगा होगा उसके वन वर्ड में। जैसे सुसाइड, हम लोग बहुत कॉमन सा वर्ड है, इसने सुसाइड कर ली, उसने सुसाइड कर ली। तो SSR की जब डेथ हुई थी तब
बहुत सी वीडियोस वायरल हुए थे, उन्होंने सुसाइड कर ली। अब पता नहीं क्या हुआ, कॉन्स्पिरेसी बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया उनके साथ में। तो इस तरह से कोई अपने आप को मार लेता है तो उसको सुसाइड कहते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे मर्डर ऑफ सेल्फ। सेल्फ का मतलब स्वयं होता है, स्वयं की हत्या, ठीक है। और भी होते हैं, आपको एक दो और बता देता हूँ, ये भी पूछा गया है। इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटिसाइड होता है, ठीक है, शिशु हत्या, ठीक। अब शिशु के लिए स्टेटमेंट इस तरह से आता है, मर्डर ऑफ अ न्यूबॉर्न चाइल्ड, नवजात शिशु की हत्या को हम लोग बोलते हैं इन्फेंटिसाइड, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे वन वर्ड होते हैं, मुझे उम्मीद है कि बस आप वीडियो देख लें, इसी से समझ जाएंगे, आपको रटने की ज़रूरत नहीं, आराम से पेशेंस के साथ देखिए, कोई इसमें जल्दबाजी नहीं है। जल्दबाजी में तो बस रटा जाता है, और रटने से कभी दिमाग में कोई चीज़ सेट नहीं होती है। कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, ओके, फोकस कीजिए। जैसे कि अगर आपको कोई पढ़ा रहा है तो उसकी वॉइस पे फोकस कीजिए, वो क्या बोल रहा है उसको सुनिए। और खुद से रीडिंग कर रहे हैं तो कोशिश तो ये कीजिए कि आपका ऐसा स्टडी रूम हो जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो उसको जब रीड करें तो साउंड के साथ में रीड करें, आवाज़ के साथ। वो आवाज़ घूम के जब आपके माइंड में जाएगी कानों से, तो आपको एक अलग सी फीलिंग आएगी, वो आवाज़ आपके अंदर गूंजेंगी, तो आप भूलोगे नहीं उस चीज़ को। अदरवाइज़ अगर आप साउंड के साथ रीडिंग नहीं कर रहे हैं तो बस देखें, वर्ड्स को देखें, फोकस करें, बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। ओके ओके, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।